हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो यार आज की क्लास में अपन लोग बात करने वाले हैं अपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस के एमसीक्यूज के बारे में। तो यार आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ के आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अकाउंट्स, इको, इंडियन इको सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर एमसीक्यूज कवर करेंगे। प्लस आपकी सीयूटी की तैयारी यहाँ पे अच्छे से हो रही है, प्लस आपका जो बोर्ड्स है उसकी भी तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करवाएंगे। उसके भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना हो। इसी के साथ साथ यार अगर आपको इसकी शीट्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, फ्री में सारा मटेरियल चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो शीट है वो दिख रही होगी है ना। अब आपको इसको सॉल्व करते जाना है मेरे साथ में। तो जैसे ही आप एक क्वेश्चन को देखते हो उसको पॉज कर लो, उसका आंसर लिख लो एंड देन उसके बाद मेरे साथ उसको मैचअप करो। साथ ही साथ अपना स्कोर भी यहाँ पर कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जाता है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। देन आ जाता है थर्ड ऑप्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डी आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर बिल्कुल ही बिल्कुल हमको ईजीएस्ट क्वेश्चन है कि समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो केस स्टडी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जाता है सलील एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 35% इन द नेक्स्ट ईयर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 35% से उसको अपनी सेल्स को बढ़ाना है, ऐसा उसने जो है क्या किया है, प्लानिंग की है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूस है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहा है कि अगले साल तक मुझे 35% का इंक्रीज चाहिए है। तो यहाँ पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विल बी और राइट आंसर, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जाता है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अमंग द फॉलोइंग। जिसमें से कौन सा नहीं है? प्लानिंग तो है भाई, स्टाफिंग है, कोऑपरेटिंग है या फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर पहले जो दो ऑप्शन है वो तो है ही, थर्ड वाला हो सकता है ना हो, लेकिन फोर्थ वाला तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जाता है कोऑपरेटिंग। आई होप सो आई एम क्लियर हियर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन दैट कम्स इज, इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ मैं पता नहीं। बाय इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स व्हाट डज मैनेजमेंट ट्राई टू फाइंड आउट एंड दे टेक्स करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करके जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है और उसके बाद फिर हम लोग एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, हो सकता है, क्या यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, क्या यहाँ पे डेविएशंस कर रहे हैं या फिर नन ऑफ दीज कर रहे हैं। तो याद रखना नन ऑफ दीज कभी भी आपके सीयूटी यूजी का आंसर नहीं होगा। सो डी आंसर तो हमारा कट जाता है। प्रॉफिट हमारा हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो दोनों देख रहे हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है डेविएशंस। डेविएशंस का यहाँ पे मतलब होता है डिफरेंसेस, जो कि आप यहाँ पर देखते हो कि भाई आपने जो प्लान किया था और जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको डेविएशन बोला जाता है हमारे बिजनेस की भाषा में। तो आई होप सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते तो जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस व्हाट डज रिसर्च रिफर टू। तो यहाँ पर क्या रिसर्च रिफर कहती है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स, फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स, फाइंडिंग आउट न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हो। तो आप प्रोडक्ट्स भी नहीं ढूंढ रहे हो, मार्केट्स भी नहीं ढूंढ रहे हो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। याद रखना ऑल ऑफ द अबव तभी होगा जब आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सिमिलर हों या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हों। इसका मतलब क्या है कि तीनों एक से लग रहे हो, बिल्कुल तीनों का मतलब एक सा हो। तो यहाँ पर देखो तीनों का मतलब एक सा है, तो मैंने यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लगा दिया है। तो आपको तुक्का मारने में कभी कभी आसानी इससे हो जाती है। ठीक है, What happens when management of an organization gets weakened? यहाँ पर मैनेजमेंट कब वीक पड़ जाता है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से प्रोडक्शन नहीं, जब ऑर्गेनाइजेशन वीक पड़ जाता है तो क्या होता है?
तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करता है, क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, या फिर यहाँ पर हैवी लॉस हो जाता है? तो भैया कोई भी चीज़ वीक पड़ जाएगी तो आपको यहाँ पे हैवी लॉस देखना पड़ेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज डी यहाँ पर। ठीक है, सब लोग अपने स्कोर जरूर लिखते जाना, ठीक है, ओके, और मुझे ज़रूर बताना। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर नाइदर? तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को हमने जब पढ़ा था तो वो इनएग्जैक्ट साइंस भी होता है, और यहाँ पर आर्ट्स में तो सारे उसके जो फीचर्स होते हैं वो आता है, तो मैनेजमेंट को एक आर्ट भी बोला जाता है ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाता है आपका सी, दैट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, मिडिल लेवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स, तीनों ऊपर के ऑप्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी कौन बनाता है? जो कि टॉप पर बंदा बैठा हुआ है, तो वो बताता है भाई देखो ये पॉलिसी चलेगी, इसके हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो जाती है केस स्टडी, चलो देखते हैं। सो भव्या वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन राम प्राइवेट लिमिटेड, ही हैज़ बीन गिवन, तो भव्य इनका नाम होगा, तो वो ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेल है। ओके, सो भव्य जो है उनको एक टास्क दिया गया है कि उनको 10,000 यूनिट्स ऑफ हैंड वुलन टेबल मैट्स बनाने हैं, जो कि मैन्युफैक्चर होंगे एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 100 डेज। तो यहाँ पर 150 पर यूनिट पे बनाना है और 100 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर, ही मस्ट इंश्योर दैट, तो अगर उसको इफेक्टिवनेस यहाँ पे दिखानी है, सबको इंप्रेस करना है, तो क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट, द वर्क कंप्लीटेड विद इन 100 इज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, जो ए ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि भाई 150 से कम यहाँ पर कॉस्ट रखनी पड़ेगी, सेकंड में बोला जा रहा है कि भाई 100 डेज में ही कंप्लीट करके देना पड़ेगा, और थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि नहीं भैया 150 पर यूनिट से कम होना चाहिए कॉस्ट, तो फिर वो इफेक्टिव कहा जाएगा। तो अगर आपको इफेक्टिव का मतलब पता है तो भैया ऑन टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो टाइम पर अगर आप कंप्लीट करोगे तो आप इफेक्टिव कहलाओगे। एंड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज बी, यानी कि 100 डेज में अगर वो कंप्लीट कर लेता है सो ही विल बी एन इफेक्टिव मैनेजर। 10th पे चलते हैं तो जाता है, इफ अमन कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, आइडेंटिफाई द रीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो देखते हैं। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल, इट इज़ अ स्किलफुल एक्टिविटी, रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, या फिर हैज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो डिसिप्लिन की बात की गई, तो डिसिप्लिन किसके अंदर होता है? जब भी डिसिप्लिन वर्ड आता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि भाई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा स्कूल में। तो देखो लिटरेचर इज अवेलेबल, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्किलफुल एक्टिविटी तो नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, पर कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स और रेगुलेशन ही होता है। बस बिजनेस की भाषा में हमने थोड़ा अच्छा एक वर्ड बना दिया, कोड ऑफ कंडक्ट, बट ये रूल्स और रेगुलेशंस का ही मतलब है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, जो उसको बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 11th क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमको मैच द कॉलम दिया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, तो इफेक्टिवनेस विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसका क्या होगा? एफिशिएंसी प्रोसेस, और सामने इसके कॉलम दिए, तो आप उसको जल्दी सॉल्व करो। तो देखो यार यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर फर्स्ट का तो सेकंड ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शंस को एक बार देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि भैया आपने पूरा तो सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ पर आपने डायरेक्टली कर दिया। तो देखो यार फर्स्ट का अगर आपने ये ऑप्शन देखते तो फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, जो कि मेरा करेक्ट था। देन थर्ड में बोला गया है फर्स्ट का थर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया फर्स्ट का फर्स्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर इफेक्टिवनेस को फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम पे दिया गया है, मैंने उसको डायरेक्टली टिक मार दिया। आगे का मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, 12th वाले में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर 12th वाले में बोला गया है मैच द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर से अपन को करना है यहाँ पर मैच द कॉलम। सबसे पहले बोला गया है सर्वाइवल ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। देन सेकंड में बोला गया है प्रॉफिट फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, और थर्ड में बोला गया है ग्रोथ अर्न थ्रू रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सब कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब देखो यार कॉलम 2 देखते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज इन द नंबर, वाइटल इंसेंटिव और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट दिया गया है। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर बोला गया ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, यानी कि जो चीज़ होना ही होना चाहिए। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई
एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है? क्या उसको ग्रोथ करना चाहिए, क्या उसको प्रॉफिट बनाना चाहिए, या फिर उसको सर्वाइव करना चाहिए? तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी मेरी क्लासेस अटेंड करी होंगी उनको पता होगा कि यहाँ पर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू सर्वाइव फर्स्ट, उसके बाद अपन बाद में देखते कि भाई ग्रोथ और प्रॉफिट क्या होगा। सो थर्ड का तो फर्स्ट का तो आपका थर्ड होगा। तो अगर मैं सी ऑप्शन देखता हूँ तो उसमें मुझे फर्स्ट का थर्ड मिल जाता है, बाकी का पूरा करेक्ट होगा। मैं आपको इसको और सॉल्व करके बता देता हूँ। प्रॉफिट की बात की गई तो प्रॉफिट तो भैया एक वाइटल इंसेंटिव है और ग्रोथ जो होता है वो इंक्रीज होता है नंबर में। आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हो कि अगर जो ग्रोथ होता है उसका मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ इंक्रीज होती है हर चीज़ नंबर में इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट तो होगा ही होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 13 पे चलते तो जाता है द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले देखते हैं अर्निंग प्रॉफिट, ये तो है भाई ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। बट पॉलिसी मेकिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। 14 पे चलते हैं तो जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर कोई भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिएगी। तो यहाँ पर ए मैनेजर, बी डॉक्टर, सी लॉयर या फिर डी चार्टेड अकाउंटेंट। तो सीए की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर तो भैया आपको 12th पास होना पड़ता है, कॉमर्स चाहिए आपको, ठीक है, तब जाकर के आप सीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। लॉयर की बात करूँ तो भैया क्लैट निकालना पड़ता है। डॉक्टर की बात करूँ तो नीट निकालना पड़ता है, एमबीबीएस करना पड़ता है। बट अगर मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पर कोई आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दुकान, किराने की जो दुकान है उसको भी जाके मैनेज कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। बट अब आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अब आपको मैनेजर बनने के लिए भी एमबीए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो ऐसा कुछ बात नहीं रही, पर ठीक है। पॉलिटिशियन आप बोल सकते हो, बिना आप किसी भी क्वालिफिकेशन के पॉलिटिशियन बन सकते हो, ठीक है। चलो समझने वाले समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो 15th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर को किस में हम कंसिडर करेंगे? क्या वो टॉप लेवल होता है, क्या वो मिडिल लेवल होता है, क्या वो लोअर लेवल होता है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दैट इज यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बीएसटी भले ही ना पढ़ी हो, आपको मूवीज़ देखना चाहिए। मूवीज़ अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और वो एक अपने कैबिन में बैठा होता है। जो भी बंदे का केबिन होता है ना वो हमेशा टॉप लेवल का होता है। क्लियर है? चलो 16th वाले पे चलते हैं तो जाता है फोरमैन विल बी कंसिडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फोरमैन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो मैनेजिंग डायरेक्टर जब सुनते हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब अलग डायरेक्टर वर्ड समझ में आता है भैया, हाँ यार बड़ा होगा। फोरमैन वर्ड से अपन को खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दैट इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉन प्रॉफिट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब क्या हो जाता है? मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब आ रही है ऐसे। तो परवेसिव का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, घर हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट हम हर जगह करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तो जाता है द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए आपका क्या ओपिनियन है? तो यहाँ पर स्टेबल, अनस्टेबल, नो प्रिंसिपल इज अवेलेबल या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज बी, अनस्टेबल। बट इसका रीज़न क्या होगा? तो देखो यार, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना वो हमेशा डिपेंड करते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। तो जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो वहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, ठीक है। तो एक बार अगर जैसे कि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी में अगर कोई बॉल आप नीचे गिराओगे, हाँ वो नीचे ही गिरेगा। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स भी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, हर किसी के हिसाब से चलता है। इसलिए बिजनेस जो होता है ना वो हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 चीज़ें पता है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ ली है तो मेरे से बिजनेस बनता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बट अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक पढ़ ली है तो हाँ आप बोल सकते हो कि ऐसे यार मेरे से बनती है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते तो जाता है व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड वेयर नॉन मैनेजेरियल मेंबर्स वर्क। तो यहाँ पर नॉन मैनेजेरियल जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पे काम कर रहे होते हैं?
शॉपिंग एरिया में काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, प्लेटफॉर्म में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर आप एक अकाउंट्स के बच्चे हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि भैया जितने भी लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं उनको P&L अकाउंट में डालते हैं और जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ आपको बता दी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फैक्ट्री एरिया हो जाता है। हमेशा एक बिजनेस में फैक्ट्री होती है और एक ऑफिस होता है। ओके, द नेक्स्ट पे चलते हैं तो जाता है थिंकिंग बिफोर डूइंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड। थिंकिंग बिफोर डूइंग यानी कि पहले करो, करने के पहले सोचो उसके बाद काम करो, पर हम लोग हमेशा नहीं सोचते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाता है, ए कंट्रोलिंग, बी डायरेक्टिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग या फिर डी प्लानिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज प्लानिंग, यानी कि भैया पहले सोचो उसके बाद काम करना सीखो। ओके, अब यहाँ पर 21st क्वेश्चन आ जाता है अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द डिटरमाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स फॉल्स। यानी कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम करना है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन आता है दैट इज प्लानिंग, बी इज ऑर्गेनाइजिंग, सी इज डायरेक्टिंग, डी इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग में तो थिंकिंग बिफोर डूइंग हो रहा है, डायरेक्टिंग में अगर बात करता हूँ तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुमको देखो ऐसे ऐसे काम करना है। कंट्रोलिंग में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने को कर रहे हैं चीज़ों को कि जो प्लान किया था, जो एक्चुअल आया था वो हुआ था। बट जो ऑर्गेनाइजिंग होता है ना उसमें ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पर हम सब कुछ देखते हैं कि कौन क्या काम करेगा। द नेक्स्ट जाता है 22nd वाला हमारा पॉइंट दैट इज अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विद पीपल फॉल। तो यार बहुत ज़्यादा ईजी है। ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टाफिंग या डी डायरेक्टिंग। तो हम सब लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टाफिंग। ओके, नेक्स्ट पर चलता है तो जाता है अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल। इसका क्वेश्चन अभी पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग या फिर डी कंट्रोलिंग। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कंट्रोलिंग होता है। जिन लोग नहीं जानते हैं वो लोग भैया मेरी जो वीडियोस हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर या फिर अभी जो नई वीडियोस आने वाली हैं उनको देख लेना, आपको पूरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। वॉट आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग के अंदर फॉल नहीं होता है। ओके, प्लानिंग, सुपरविजन, लीडरशिप या फिर मोटिवेशन। तो आप किसी को भी डायरेक्ट कर रहे हो तो भैया मोटिवेट तो उसको करना पड़ेगा, देन लीडरशिप भी करनी पड़ेगी, सुपरविजन भी करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय का। बट प्लानिंग जो होता है वो तो सेपरेट फंक्शन होता है, वो डायरेक्टिंग के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते तो जाता है कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट हैपेंस टू बी फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड। Coordination is an essence of management. Coordination is not established automatically. Coordination is not continuously moving process या फिर none of these। तो यहाँ पर बोला गया कि कोऑर्डिनेशन जो है ना कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, वो ना एक फाइनल ट्रुथ है सारे फंक्शंस का। यानी कि जितने भी फंक्शंस हम कर रहे हैं उससे हम कोऑर्डिनेशन ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसमें से तीनों में से कौन सी लाइन होगी। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है ना तो वहाँ पर इस लाइन को रट लेना, जाकर के देख लेना, उसको समझ लेना कि हमेशा इसके ऊपर MCQ या आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। सो कोऑर्डिनेशन हमेशा ना एसेंस होता है मैनेजमेंट का, यानी कि हम मैनेजमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हों वो कोऑर्डिनेटेड रहे, सिंक्रोनाइज रहें हमारे बिजनेस में। सो 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने समाप्त कर दिए हैं। सो फाइनली आज हम लोग ने अपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 25 MCQs यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। एंड अगर आप ऐसे ही बहुत सारे MCQs सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके अकाउंट्स, बिजनेस, इको, इंडियन इको सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।